हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो सी-टेट है 2023 जुलाई का, उसके जो है सेकंड पेपर सोशल स्टडीज़, आप लोगों को मैं उसके क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि आपको बताना है कि जब साइमन कमीशन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा गया था, तो उसका विरोध क्यों किया गया था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इनमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या न के बराबर थी और इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। आपको यहाँ बताना है कि साइमन कमीशन जो था उसका विरोध क्यों किया गया था। आपको जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। आपका जो साइमन कमीशन था, भारत का जो था राजनीति भविष्य में क्या हो रहा है, इसके लिए साइमन कमीशन आया था और भारतीय लोगों ने कहा कि भारत की जब व्यवस्था को बनाने और चलाने के लिए जब कोई व्यवस्था आ रहा है तो उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं होंगे तो यहाँ का रियल सिचुएशन नहीं हम जान पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो साइमन गो का नारा भी लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। 1906 में हुए सोग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। आपको बताना है कि सोग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया। ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमता भेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना। ऑप्शन सी, गुजरात में पाटीदार किसानी का अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारतीय लगान के खिलाफ विद्रोह। आपका लास्ट ऑप्शन डी। आपका लास्ट ऑप्शन डी, असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। आपका जो 1906 में सोग्राम संगमा विद्रोह हुआ था उसका जो प्रमुख कारण था वो है आपका ऑप्शन डी, असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। यहाँ पे जो था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो वन कानून का विद्रोह सोग्राम जो था आपका संगमा के द्वारा असम के आदिवासी समूह ने विद्रोह किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। आपको बताना है कि यहाँ पे 4 नाविक दिए गए हैं। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। जो कोलंबस था वो पश्चिम की ओर प्रस्थान करके अटलांटिक महासागर को पार कर गया और उसके बाद उन्होंने 1492 में अमेरिका का जो है खोज किया था
और ये जो था एक नाविक था और ये पुर्तगाल में कोलंबस जन्मा था और स्पेन में मृत्यु हुई थी और इसकी मृत्यु जो थी एक लंबी बीमारी के कारण हुई थी। आपका जो ऑप्शन बी है वास्को डी गामा, ये जो था ये पूर्व की तरफ चला था और पूर्व की तरफ आने से भारत की खोज की थी। पुर्तगाल का ये निवासी था और ये वहाँ का मतलब नाविक था और इसका जो मकबरा है वास्को डी गामा का वो केरल के कोच्चि में है और 1498 में जो है भारत का मार्ग खोजा था ये और 1492 में अमेरिका की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? आपको बताना है यहाँ कि कौन सा राजवंश था जो अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी पांड्य। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी चेर और ये जो आपका यहाँ पे है ये कुषाण है, आपका कुषाण है। और जो कुषाण था उसका जो है इस वंश का संस्थापक जो था कुजुल कड़फिसेस था और आपका जो यहाँ पे चोल वंश है, चोल वंश का संस्थापक जो है विजयालय था और सबसे महान शासक जो था राजा राज प्रथम था और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। चोल वंश के सबसे महानतम शासक माना जाता है और जो चेर वंश है दक्षिण भारत का ये राजवंश था। इसको ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। चेर वंश का जो संस्थापक था उदयन था और आपका जो करूर था चेर वंश की प्रमुख राजधानी बनी थी और चेर वंश का जो संस्थापक था वो कंडूगोन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्टी नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? आपको बताना है कि जो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था आर्यभट्ट, वो अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में जो है कौन सी भाषा में लिखी थी? आपका यहाँ 4 भाषा है, प्राकृतिक भाषा, हिंदी, पाली और संस्कृत। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी संस्कृत। आर्यभट्ट ने जो था अपना जो पुस्तक लिखा था आर्यभट्टी वो संस्कृत में लिखा था और ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी था और इसी ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है जिसकी वजह से रात और दिन होता है और आर्यभट्ट ही दशमलव प्रणाली का भी विकास किया था। आर्यभट्ट ने ही शून्य को भी खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जहां पे चिन्हित किया गया है जहां पे महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया गया था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी थोटला कोंडा। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सारनाथ। सारनाथ जो है काशी बनारस में है और आपका सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था
और इस जो उपदेश दिया गया था इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। और आपका जो बोध गया है, बोध गया जो है वो गया में स्थित है, बोध गया आपका। और यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया था। और बोध गया राष्ट्रीय राजमार्ग 83 पर स्थित है। और जो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को बोध गया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मुवेदार कहा गया है? आपको बताना है कि संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मुवेदार कहा गया है। आपका ऑप्शन ए चेर, पाल, राष्ट्रकूट। ऑप्शन बी चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य। ऑप्शन सी पाल, चोल, पांड्य। ऑप्शन डी चोल, चेर, पांड्य। आपको बताना है कि संगम कविताओं में 3 कौन से राजवंश थे जो मुवेदार कहा जाता है। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी चोल, चेर, पांड्य। आपका जो यहाँ पे चोल, चेर, पांड्य था, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो चेर था वो दक्षिण भारत का राजवंश था। और इसका जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका चेर वंश का संस्थापक था वो उदयन था। और चोल वंश का संस्थापक विजयपाल था। और आपका जो कुषाण वंश था उसका संस्थापक कडफिसेस था। और चोल वंश का जो था महानतम शासक राजा राज प्रथम था और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना साड़ जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? आपको बताना है कि जो रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर जो बना साड़ था उसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासन में बनाया गया था? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, पांड्य, मौर्य, चोल और कुषाण। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मौर्य के शासनकाल में। और जो मौर्य था इसी के शासनकाल में मेगास्थनीज भी भारत आया था। और मेगास्थनीज जो है इंडिका जो है पुस्तक लिखी थी। और जो मौर्य था बिहार में रामपुरवा में है। और आपका जो ये रामपुरवा वाला है ये जो है आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो क्लास 6 का है उसमें पढ़ाया गया है। और आपका मौर्य जो राजवंश था वो 137 वर्ष तक भारत में राज किया था। और इसका संस्थापक का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है और उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी और आज के पटना शहर के पास में ये स्थित है। और कुषाण का जो संस्थापक था वो कडफिसेस था। और जो चोल का संस्थापक था वो विजयाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया है? आपको बताना है कि विशिष्टता द्वैत जो है के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था? आपका जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है लम्मा प्रभु, शंकर, रामानुज, बसवन्ना। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी
रामानुज जो थे वो एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने कहा था कि जगत भी ब्रह्म ने ही बनाया है और इन्होंने प्रमेय भी सिद्ध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अभिलेखगार वह स्थान है जहाँ पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है। ऑप्शन बी, खुदाई में पाई मूर्तियों को रखा जाता है। ऑप्शन सी, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। ऑप्शन डी, खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आपको बताना है कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, इनसे जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध के तर्क दिया। यह नामदेव उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी, इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। ऑप्शन डी, यह सभी प्रकार के कर्म कांड का विरोधी था परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। मध्य कर्नाटक में जो था अलमन्ना प्रभु, अकमा महादेवी और बसवन्ना नामक 3 लोगों ने वीरशैव आंदोलन प्रारंभ किया था। सभी व्यक्तियों को समानता की नज़र से देखा जाए, इनका प्रमुख उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण सहायता करती है? आपको बताना है कि वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण सहायता करती है। आप लोग जो है वायुमंडल जो है उससे जो जितने भी मंडल हैं आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है इससे बनना, और आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, वायुमंडल। ऑप्शन बी, समताप मंडल। ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी, मध्य मंडल। आपको बताना है कि वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण सहायता करती है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वायुमंडल। वायुमंडल जो है आपका वायुमंडल परतों को जो है रेडियो प्रसारण की सहायता करती है। और आपका ऑप्शन बी जो समताप मंडल है, इस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत का जो है क्षरण हो रहा है और ओजोन परत का जो क्षरण का कारण है वो जो है CFC गैस है। और हमारा जो CFC गैस है वो है
फ्रिज से, थर्माकोल को जलाने से आदि से निकल रहा है, जिसकी वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। और आपका समताप मंडल में ही वायुयान, जेट विमान जो है उड़ाया जाता है। इसे हम शांत मंडल के नाम से भी जानते हैं और इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। और आपका जो क्षोभ मंडल है, यह मंडल को हम संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल आदि के नामों से जानते हैं, क्योंकि इस मंडल में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि यहाँ बादल का बनना, बिजली का चमकना आदि जो है क्रियाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से इसे परिवर्तन मंडल तथा संवहन मंडल कहते हैं। और आपका जो मध्य मंडल है, ये सबसे ठंडा मंडल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1992 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? आपको बताना है कि वयोवृद्ध गांधीवादी नेता श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1992 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? आपका यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और आपका जो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो अलग से राज्य बनाना था, इसलिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और आपका जो केरल है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और आपका तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद जो है आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए, केरल को हम मसालों की रानी कहते हैं और यहाँ पे मसाला जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वहायद ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? वहादत ए दिन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाजी मोहम्मद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद और आपका लास्ट ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। आपको बताना है कि वहादत ए दिन सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन से थे? आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद जो थे एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे और ये कवि, लेखक और पत्रकार भी थे। और जो मौलाना आज़ाद थे वो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। और आपका जो मोहम्मद अली जिन्ना है, ये पाकिस्तान का संस्थापक था। ये प्रमुख राजनीतिज्ञ भी थे। और आपका जो लास्ट ऑप्शन सैयद अहमद खान है, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। आपको बताना है कि भारत के मध्य जो है कौन सा अक्षांश गुजरता है। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और वो अक्षांश जो है भारत को बराबर भागों में 2 बराबर भागों में बांटता है। और आपका जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी कर्क रेखा। आपको बताना है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला
प्रमुख अक्षांश कौन सा है इसमें से? आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कर्क वृत्त, मतलब कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो आपका 8 राज्यों का नाम आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी आप लोगों को 3 ऑप्शन सही दे देगा, एक ऑप्शन गलत, एक राज्य। आपको बताना पड़ेगा कि उसमें से कौन सा जो है जिसमें जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत से। आप लोग इसके नाम नोट कर लीजिए। आपका जो कर्क रेखा है भारत से गुजरती है वो 8 राज्यों के नाम, पहला जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। चलिए, और भारत में जो लूनी नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? आपको बताना है कि कौन सा जो परिभाषा पृथ्वी के दिन की परिभाषा है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, वे दिन जिस पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है। ऑप्शन सी, देशांतर के मध्य की दूरियां। ऑप्शन डी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। आपको यहाँ बताना है कि आपका कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है राइट है। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में लगा समय जो है दिन को बताता है। और दिन रात जो है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उससे दिन रात होता है। और आपका जो ये जो है दिन रात जो होने का सिद्धांत जो है ये आर्यभट्ट ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपका कोड वाला सवाल है। आपको इसमें से बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है, उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। आपका जो ऑप्शन ए है, उष्ण गर्म महासागरीय धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। आपका जो ऑप्शन बी है, शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च को जल ले जाती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है या कोई एक सही है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ए सही है और बी गलत है। ए जो आपका सही है क्योंकि उष्ण जो है महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर जाती है। और जो आपका ठंडी जो होता है जलधारा, यहाँ पे बताया गया है गलत है कि जो महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च की ओर जल ले जाती है, जो कि ठंडी जो होती है वो उच्च से निम्न की तरफ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आपको 18 नंबर का आंसर दीजिए। आपका यहाँ जो 18 नंबर का क्वेश्चन है वो है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक जो है भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है।
आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। आपका जो यहाँ पे मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है शोध संस्थान कहाँ है ये बताना है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ऐसा जगह है जहाँ पे मानव को रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है और यहाँ पे जो है सभी देशों ने अपना अपना स्टेशन बनाया हुआ है शोध संस्थान। और जो शोध संस्थान है वो भारत का मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है। और आपका सबसे पहला जो था शोध संस्थान भारत का वो दक्षिण गंगोत्री था। और दक्षिण गंगोत्री जो है अब वो बर्फ से दब गया है। और आपका दूसरा जो शोध संस्थान है वो मैत्री है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। आपको बताना है कि ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवासन। ऑप्शन बी लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुगत गतिशीलता। ऑप्शन सी नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुगत गतिशीलता। और आपका जो ऑप्शन डी है वन्य प्राणियों की ऋतुगत गतिशीलता। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुगत गतिशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है। आपको बताना है कि जो चिनूक स्थानीय पवन है वो निम्नलिखित में से किस में चलती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी वेल्ड, ऑप्शन सी प्रेयरी, ऑप्शन डी सवाना। आपको बताना है चिनूक जो है स्थानीय पवन कहाँ चलती है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका प्रेयरी जो है ये उत्तरी अमेरिका कनाडा का है। और आपका जो पंपास है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और आपका जो वेल्ड है वो दक्षिण अफ्रीका का है। और आपका जो लास्ट है ऑप्शन सवाना उष्णकटिबंधीय घास का ये मैदान है और ये यूरोप में पाया जाता है। आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। और आपका ये जो सीरीज चल रहा है ये ईवीएस का है। और जो आज का जो सीरीज है ये आपका सोशल साइंस का है जो सीटेट जुलाई 2023 का है उसके लिए है। आपका ये सारे क्वेश्चन जो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके पास जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, फेस ग्रुप है आपका, आप लोग उसको उसमें इसे शेयर ज़रूर करें। और आपको ये कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।